बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वली। हेड ऑफ क्लास स्टाफ मीर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। भारत ने पाकिस्तान में सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। किसी भी मुल्क के लिए ये परेशान कुन हकीकत होनी चाहिए कि दो हमसाए इजलास में शिरकत नहीं करते। क्या भारत का सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किसी मसले का हल हो सकता है? पाकिस्तान भारत को गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत से लड़ने की बजाय एक दूसरे पर जंग मुसल्लत करने से आखिर क्या हासिल होगा? सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी और टेलीकॉम में पीटीसीएल की निजकारी का मामला। इत्तसालात, पाकिस्तान के 80 अरब रुपए देने से आखिर इनकारी क्यों? पाकिस्तानियों के 80 अरब रुपए वापस लाने में रॉयल फैमिली के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तानी हुक्मरानों की जायदादें और उनके बच्चे आड़े आ गए। क्या शौकत अजीज और हफीज शेख पर पाकिस्तान को 80 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने पर कोई मुकदमा चलेगा? क्या 80 अरब रुपए वापसी की तमाम ही उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं? और ये भी आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की किसान पॉलिसियों की वजह से किसानों की जानिब से लाहौर में आज भी सख्त एहतजाज किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस ने 600 के करीब ऐसे किसान जो कि एहतजाज के लिए आए उन्हें गिरफ्तार किया। किसान तबका हमेशा से हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार रहा। पूरे मुल्क की खुराक पैदा करने वाले किसान खुद आज कंगाल होकर रह गए। हुकूमत पंजाब डॉक्टर्स, असातिज़ा, मजदूरों और माजूरों पर तशद्दुद की पॉलिसी पर गामजन। आखिर पंजाब हुकूमत का ये तशद्दुद पैकेज कब खत्म होगा? सबसे पहले पढ़ेंगे सार्क कॉन्फ्रेंस की जानिब आमिर साहब। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि सार्क फॉर्म एक अलामती हैसियत का हामिल है। दो हमसाए शिरकत नहीं कर रहे, परेशान कुन हकीकत है। लेकिन भारत की अदम शिरकत से क्या पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा? पाकिस्तान को क्या, मेरा ख्याल पूरे खित्ते को नुकसान होगा कि बहरहाल हालांकि ये कोई इतना फ़ाल अदारा नहीं बन सका था, मगर फिर भी पिछले 20-25 साल में इसकी काफ़ी अचीवमेंट्स थी कि वीज़ा के हवाले से काफ़ी एक दूसरे की तरफ आने की, ख़ासतौर पर बिजनेसमैन और आर्टिस्टों के आने जाने का था। फिर कोई उसके अलावा आर्टिस्टों के लिए, जर्नलिस्टों के लिए काफ़ी कैटेगरीज थी, तो काफ़ी सारी अचीवमेंट्स थी। अब ये हो गया है कि सार्क के फ़ैसले में प्रॉब्लम इंडिया का ये रहा है कि यहाँ पे नून लीग तो इस वादे पे आई थी कि जनाब हम इंडिया के साथ जो है ना अमन की कोशिश करेंगे, मगर बीजेपी इस वादे पे आई थी कि कांग्रेस के मुकाबले में वो कहते थे कि हमें एक दफ़ा हमला होगा तो हम 10 दफ़ा करेंगे। और हम जो कहते रहते हैं कि उनके मीडिया की इतनी ज़्यादा जो हाइप बना लेते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, नफरत आमेज़, कि वो अपने ही प्रोपेगेंडे का, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, हॉस्टेज टू बिकम हॉस्टेज ऑफ योर ओन प्रोपेगेंडा, कि आप अपनी नफरत अंगेज किस्म का जो इस तरह की लफाजी होती है कि आप उसके महबूस हो के रह जाते हैं, कैदी बन जाते हैं कि उसमें से निकल नहीं आते। अब लोग कहते हैं कि जनाब आपने खुद इस्टेब्लिशमेंट ने, और शुरू का जो उड़ी के अंदर रिएक्शन आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा बगैर तफ्तीश ये वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। अब उसके बाद इस तरह पहली कोशिश हुई एज इफ वो जंग करने जा रहे हैं। बाद में मेरा ख्याल उनके यहाँ सीनियर एलिमेंट्स ने कहा कि जनाब ये जंग जो है, पहले भी हम ये सारे काम कर चुके हैं कि हमारे हाई कमिश्नर को बुला के या रवाबत काम ख़त्म करके या फ़ौजें बुला के, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता, क्योंकि इस वक्त वर्चुअली एक किस्म का न्यूक्लियर डिटेरेंस जो है ना वो एट फोर्स हो चुकी हुई है कि ये न्यूक्लियर दोनों मुल्क होने की वजह से ना हम दोनों मुल्क इसके मुतमिल हो सकते हैं, ना खित्ता हो सकता है, ना दुनिया को इस तरह का क्राइसिस होने देती है। सो उसकी बुराइयां देख के वो उससे पीछे हट गए। फिर शोशा छिड़ा गया सिंतास का कि जनाब हम इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी जो है ना, पहले तो ऐसे लग रहा था कि दम पानी बंद करेंगे। जाहिर है फिर वहाँ भी उनके यहाँ बहरहाल एक मॉडरेट्स भी हैं, समझदार लोग भी हैं, उन्होंने कहा जनाब ये इस पे जो आप मैक्सिमम कर सकते हैं कि इन दरियाओं पे, चिनाब और झेलम पे ख़ास तौर पे कोई 10-15 साल लगाएंगे तो कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान को चंद सीजन के महीनों में तंग किया जा सकता है, और 10-15 साल में उससे शायद पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ कि जो हमने तदाबीर करनी थी और हम उससे ज़्यादा डिलेड थे कि वाटर स्टोरेज और वाटर मैनेजमेंट के जो हमारे मसाइल हैं कि हम एक्स्ट्रा डैम्स नहीं बना रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं बावल नगर, बावलपुर, ओकाड़ा और कसूर और लाहौर जो कि बॉर्डर इंडिया के साथ हैं, जो कि सिंतास मुआहदे की वजह से सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान हुआ कि ये 3 दरिया जाने के इस खित्ते में है, तो वो तदबीरें शायद इसी बहाने हम भी 10-15 साल में कर सकते हैं। सो लिहाजा वो भी लोगों की तसल्ली नहीं हुई। वहाँ पे इंडिया में जब ये हाइप क्रिएट कर देते हैं, और गवर्नमेंट बीजेपी की है और मोदी साहब हैं क्योंकि गुजरात के वो सारे फसादात और ये हिंदुत्व के चैंपियन, तो अब अवाम की तसल्ली के लिए उनको कुछ नहीं मिला
तो घूम फिर के ना सार का भी नजर आ गई थी, और एक MFN का शोशा छिड़ा जा रहा है कि जी हमने दे दिया था, पाकिस्तान को दे देना चाहिए था, मगर एक स्टेज पे हम दे चुके थे ऑलमोस्ट, मगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने डिले कर दी। वो एक लंबी बहस है, क्यों हुई, कैसे हुई, शायद हम समझते हैं कि अच्छी बात ही दे देना चाहिए था, क्योंकि याद रहे कि कायदे आज़म ने 1948 में जब हमारी जंग जारी थी उस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया को MFN स्टेटस दे दिया था। पर वो एक अलग डिबेट है, लंबी डिबेट है, किसी और दिन बात करेंगे। घूम फिर के एक कुर्बानी का बकरा चाहिए था, अपनी आवाम की तसल्ली करनी थी और मीडिया के अंदर अपने हॉक्स की तसल्ली करनी थी। तो घूम फिर के कुर्बानी जो दी है वो उन्होंने सार की दी है कि ना सिर्फ सार की दे दी कि उन्होंने इनकार कर दिया कि वो यहाँ शिरकत नहीं करेंगे, और सार के उसके मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक, एक भी चीफ ऑफ हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर नहीं आता किसी मुल्क का तो वो कैंसिल हो जाती है। सो एक ही काफ़ी होता है, इंडिया का ही काफ़ी था, मगर साथ में उन्होंने बांग्लादेश, भूटान और उसके बाद अफगानिस्तान को और नेपाल को जो है ना, ये इनको भी मिला लिया और इसका जिक्र किया है कि हमारे अलावा ये लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, सार के उससे हमारा नुकसान नहीं है, मगर ये इंडिया के यहाँ एक बड़ी लॉबी है। मैं काठमांडू में सार की पिछली दफ़ा गया हुआ था वहाँ पे, तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया में ये ट्विस्ट दी गई थी कि जनाब हमने कू कर दिया और पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया और सार्क विदाउट पाकिस्तान का इंडिया चैंपियन बन गया है। सही भाई साहब, वो पाकिस्तान जब तक सार्क का सबसे बड़ा है रीजनल, और रीजनल का वो सबसे बड़ा फ़ायदा तब है कि इंडिया बांग्लादेश से, पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान एंड देन सेंट्रल एशिया, उसका एक कलीदी किरदार बीच में रोल पाकिस्तान का है। अदरवाइज सब मुल्क बाहमी बायलैटरल एक दूसरे से तल्लुकात रख रहे हैं, जो जिससे फ़ायदा नुकसान है वो कर रहे हैं। तो उसका हमें सिर्फ नुकसान नहीं, उनका भी नुकसान है बहुत ज़्यादा। मगर वहाँ पे मीडिया में दोबारा हाइप की जा रही है, विक्ट्री के निशान बन रहे हैं, एज इफ कोई इंडिया की बहुत बड़ी फतह हो गई है और वो आइसोलेट हमें कर लेंगे इस तरीके से। बस आखिरी दो बातें, एक तो ये इतनी कोई फतह नहीं है, दूसरा इसमें जो अफगानिस्तान ने लार्जली इंडिया के प्रेशर में वो भी इससे बैकआउट कर रहे हैं, तो ये किस्म की ऑलरेडी हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और ऑलरेडी अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से वापस भेजने के मामले में एक टेंशन चल रही है, तोरखम के हवाले से भी, चमन के हवाले से भी। तो हमें इस पर अब असल अहम बात है कि प्रवोक नहीं होना चाहिए। हमें ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखें और इन मामलात को इस पर रिएक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक तबका है ना, एक हॉक्स हैं, अब वो कहना शुरू हो गए जी बदला लिया जाए, तो वो नहीं, हमें अपने मुताबिक प्रवोक नहीं होना, इंडिया के हवाले से भी प्रवोक नहीं होना। हमें जो शूट करेगा हमारे मफाद में होगा, ठंडे दिमाग के साथ हम इंडिया के साथ भी डील करेंगे, हम अफगानिस्तान के साथ भी डील करेंगे। और हम अगर वो एक पागलपन कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रही हैं, तो हमें उस तरह करने की नहीं ज़रूरत है। इतना आसान, ठीक है, हमारी कुछ फॉरेन ऑफिस के, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कुछ गलतियां हैं, काफ़ी हद तक हम आइसोलेटेड हैं, मगर इतने आइसोलेटेड नहीं है कि हमें बिल्कुल ही कोई रूल आउट कर दे। हम बहरहाल एक न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री हैं, हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी है, हमारी 6ठा आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से भी हम 10वां 11वां मुल्क है, हम एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी हैं। हमें बिल्कुल बच्चों की तरह, जिस तरह वहाँ पे हो रहा है जी आइसोलेट किया, ऐसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें तदबीर है कि हम इससे सबक हासिल करके अपनी कुछ पॉलिसीज की दुरुस्तगी कर लें। बिल्कुल, पॉलिसीज लंबी हो गई, मगर मैंने कहा इसको जरा थोड़ा सा। बिल्कुल। जिस तरह से क्लासा साहब, आमिर साहब ने बात की कि राय अम्मा की तसल्ली के लिए भारत ने यह कदम उठाया सार के हवाले से, आप समझते हैं कि अदम शिरकत जो है किसी हद तक उनके लिए फायदेमंद है या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह या बेहतर फैसला? मैं इस पर बात करता हूँ। अभी आमिर ने इन्होंने हवाला दिया कि कैद आज़म ने 1948 में उन्होंने भी मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे दिया था। तो मुझे याद आ गया जो बातें हमें, अब ये बातें तारीख़ में नहीं पढ़ाई जाती, जो हमने जुल्म किए हैं अपने अपने बच्चों के साथ, अपनी नस्लों के साथ, कि ये चीज़ें आनी चाहिए थी कि 1948 में पाक इंडिया की कश्मीर की जंग शुरू हो गई थी। ड्यूरिंग दैट अगली बात पे जा रहा हूँ मैं, जहाँ से पिक किया मैंने, बड़ा अहम आपने एक नुक्ता उठाया। उन्हीं दिनों में जब जंग ये लगी हुई थी या उसके बाद थोड़ा सा, गांधी जी जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी दिल्ली में कि जनाब जो पाकिस्तान का पार्टीशन का हिस्सा बनता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या दीगर हैं, वो पाकिस्तान को दें। और नेहरू साहब ने और सरदार पटेल ने वो रोक लिए थे कि जी पाकिस्तान को हम नहीं देते। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा वो हड़ताल पे बैठ गए थे गांधी साहब के, जब तक ये पाकिस्तान को शेयर नहीं देंगे मैं भूख से या मर जाऊँगा। मेरा ख्याल है कि आप लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनको शेयर दें।
अब ये चीज़ें आपको तारीख में अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी तारीख में कहीं से नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, जो फेयर बात मतलब आनी चाहिए थी, और उसी वजह से उनको गोली मारी गई थी, उनको गांधी साहब को। हमारी नस्लों में से किसी को चीज़ें पता नहीं। अब ना वो गांधी साहब रहे हैं, इवन नेहरू साहब मैं कहूँगा। अब नेहरू साहब की और इनकी अगर देखें, इनकी अयूब खान की या उससे पहले की दौर की, तो आपको बड़े अच्छे रिलेशनशिप आपको मिलते हैं। जब तक 65 की वो जंग जब तक शुरू हुई, उससे पहले देखें तो पाकिस्तानी जो आजकल फिल्में जैसे शुरू हुई हैं, वहाँ पे आना जाना, फिल्मों का लगना, ये बड़ी एक नेचुरल आना जाना आम था। लोग सुबह जाके शाम को वापस आ जाते थे। मैंने अभी आग के दरिया में से कुछ जो कुरतुल हैदर साहबा का वो नावल है, उसमें से कुछ मैंने एक दो चीज़ें जो है प्रोड्यूस की हैं उसमें अपने कालम में, लोगों को बताने के लिए कि पाकिस्तान बनने के 8 साल बाद लिखा गया था। उसमें बता रहे हैं कि मैच हुआ यहाँ पे लाहौर में, ये पाकिस्तान और इंडिया का। वहाँ से साइकिलों पे मशरकी पंजाब या उसको हम कहते हैं, या उनको कह रहे हैं इंडियन पंजाब, वहाँ से वो साइकिलों पे बैठे और तशरीफ़ लाए, और यहाँ पे टांगे वालों ने उनसे न किराया नहीं लिए, उनसे हलवाइयों ने उनको आकर मिठाइयाँ खिलाई। मैं आपको एनवायरनमेंट बता रहा हूँ कि यकदम चीज़ें जो हैं वो कैसे चेंज हुई। और बाद में गौहर अयूब साहब के मैंने इंटरव्यू किया, किताबें भी छपी हैं कि भुट्टो साहब लेके गए थे 65 वाली जंग की तरफ, उनको मिसलीड किया, जिस पे उनको खुद भी बाद में एक तरह की पशमानी थी उनको, अयूब खान साहब को, कि मुझे भुट्टो साहब ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कश्मीर में हमने जाके अपने बंदे उतारे। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ नई इसको, ये नस्ल को, कि हमारे यहाँ ये तरीक़ नहीं पढ़ाई जाती। हमारे यहाँ ट्विस्टेड एक तरीक़ है, एक वर्जन है, एक मखसूस किस्म का है। हमने माइंड सेट अपना एक डेवलप कर ले, उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं। ठीक है, क्लास एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ जाए। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कहाँ से हुआ। इसके साथ साथ सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी और टेलीकॉम में पीसीएल की निजकारी के मामले पर क्या चीजें सामने आई, वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद देते हैं कि क्लासेस साहब, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में आखिर बिगाड़ कहाँ से पैदा होना शुरू हुआ? मेरा ख्याल है 65 की वार जो है वो बड़ा एक अहम एक टर्निंग पॉइंट था। और अभी भी मैं असल पार्टीशन 65 की वार से हुआ, उससे शुरू है। पाकिस्तान इंडिया इससे पहले बड़े अच्छे ताल्लुकात है, डिस्पाइट 48 की उसके। बहुत कम लोगों को पता है कि नेहरू साहब जब पाकिस्तान लाए थे, जो मैं अगेन आग के दरिया में से मैं हवाला दे रहा हूँ, जो उन्होंने एक उस पर चैप्टर लिखा है, पाकिस्तानी कौम बड़ी तादाद में बाहर निकल आई थी उनको वेलकम करने के लिए। बड़े बड़े उनके लिए वो बनाए गए थे, उनके लिए गेट बनाए गए थे वेलकम करने के लिए। सही। बड़े जोशीले अंदाज में वो, अगर नेहरू साहब भी जज्बाती हो गए थे। ये मैं बकायदा आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देख के कि एक तरह का एक उनमें भी आया, और बहुत सारे उनके मुआहदे भी हुए पाकिस्तान इंडिया के। वो खैर एक अलहदा कहानी है। इंटरेस्टिंग जो उसमें चीज़ है कि अगर जो मेरे लिए थोड़ी समझने की ज़रूरत है, अगर नेहरू साहब होते, अगर 65 में, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी उससे पहले, अगर होते तो मुझे नहीं पता अभी तक। मैं क्योंकि पढ़ी हैं कुछ किताबें मैंने, और पर्टिकुलर कुलदीप नैयर साहब की बुक है उनकी बियॉन्ड द लाइंस, वन ऑफ द बेस्ट ऑटोबायोग्राफीज, कि पाकिस्तान इंडिया पे इससे खूबसूरत किताब नहीं लिखी गई जितनी कुलदीप नैयर साहब ने लिखी है। मैं आज तक कंफ्यूज हूँ इस पे पढ़ने के बाद कि अगर नेहरू साहब होते तो ये जंग होती या ना होती 65 की, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने वहाँ पे कश्मीर में अपने जो बंदे हमने उतारे थे कि शायद अपराइजिंग होगी। सो जो बाद में चीज़ें ये ख़राब होना शुरू हुई हैं वो 65 से हुई हैं। 65 एक और किताब आई थी पिछले ये रिसेंटली, हमने अल्लाह के फजल से दुनिया में बड़े बड़े काम किए हुए हैं। हमारे लोगों को नहीं पता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट माजी की जो है वो क्या क्या काम करती रही है। बहुत कम लोगों को पता होगा, अमेरिका में कुछ डॉक्यूमेंट्स डीक्लासीफाई हुए हैं। हमने अमेरिकन को अड्डे दिए हुए थे एस्पिनाज करने के लिए कि आप रशियंस की भी एस्पिनाज करें और चाइनीज़ की भी करें। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ढाका के करीब जो हमारा एक एयरफोर्स का अड्डा था, वो बाकायदा हमने अमेरिकन को दिया हुआ था CIA को, कि वो वहाँ तिब्बत में एक अपराइजिंग करवा रहे हैं। हम चाइना के खिलाफ ही इस्तेमाल होते रहे इन फेवर ऑफ अमेरिकन। ये बहुत बड़ी फिल्म बनी थी अभी उसकी, ब्रिज ऑफ स्पाइस। अभी ये रिसेंटली ऑस्कर के लिए ब्रिज ऑफ स्पाई उसी वाक्य पे बनी हुई है कि एक अमेरिकन पायलट जो है वो पाकिस्तानी इससे पेशावर के अड्डे से उड़ता है, बड़ा बेर जी, और वहाँ पे वो मारा जाता है, पकड़ा जाता है, पूरी फिल्म बनाई हुई है। सो हमने अमेरिकन के लिए, जनरल अयूब साहब ने अपनी ज़मीन जो है, ये पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता होगा, हमने रशियंस के अगेंस्ट भी इस्तेमाल करवाई, हमने चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। उसका क्या नुकसान हुआ कि 71 में जो हम रोते हैं कि चाइनीज़ आपकी हेल्प को भी नहीं है, भी हमारी हेल्प के लिए अच्छा रशियंस उनके साथ मिल गए थे इंडियंस के। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप अमेरिकन के साथ खड़े थे, उनके एस्पिनाज करवा रहे थे, उन्होंने कहा फेयर एनफ, तो फिर ऐसे है तो ऐसे सही। ये एक और चीज़ है कि निक्सन को ये क्रेडिट देना चाहिए। अगर पाकिस्तान में कोई दो लोगों के मुजस्मे बनने चाहिए थे एज एक उसके तौर पर कि उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जो पाकिस्तान के लिए वो लड़े थे राइट्स के लिए, किसी एक गांधी साहब का होना चाहिए था कि जो पाकिस्तान के लिए वो मारे गए थे,
कि उन्होंने यहाँ पे इनके हक में सपोर्ट में वहाँ पे बैठ के हंगर स्ट्राइक की, या निक्सन ने 71 की वार में आउट ऑफ द वे जाके बुक्स आप पढ़ें तो अब आपको अंदाजा होता है कि निक्सन ने कितने बड़े रिस्क लिए थे पाकिस्तान के लिए। एक लंबी डिबेट है। पाकिस्तानी कौम तो बड़ी हकीकतों से ना आशना है, हम पढ़ते नहीं है ना, और ये चीज़ हमें पढ़ाई भी नहीं जाती, ना हमारे दानिश्वर पढ़ते हैं, ना हमारे मीडिया के कुछ लोग पढ़ते होंगे। नो कमिंग टू सार्क, मैं थोड़ा इसको शार्ट कर तो लंबी बात होगी जैसे आमिर साहब कह रहे थे, लेकिन मसला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखे बगैर इसको आके एक ट्रू पिक्चर नहीं आती। मान लेते हैं कि हमारा स्टांस हर जगह ठीक होगा, ठीक है। 4 खित्ते के बड़े मुल्क जो हैं, बांग्लादेश, भूटान, अब नेपाल, अफगानिस्तान, इंडिया, 5 बनते हैं मेरा ख्याल है, वो 5 एक साइड पे हो गए हैं ना। ईरान भी हमसे एक तरह का पीछे हटा हुआ है। कहीं हमें सोल सर्चिंग की ज़रूरत है कि कहीं हम भी ब्लंडर मार रहे हैं, कोई हमसे भी गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं। ये वो टफ क्वेश्चंस हैं जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस नहीं पूछ रहे पार्लियामेंट में। हाँ, सेनेट में पूछे गए, सेनेट में उस दिन उन्होंने पूछे हैं। मैं आई मस्त से जमालदीनी साहब ने अच्छे सवाल किए हैं, उस्मान काकड़ हैं वो पूछते हैं, सेनेट में पूछे जाते हैं। ये सवालात हमें पूछने चाहिए कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि हमारे खित्ते में जो 6 मुल्क हैं, मालदीव, श्रीलंका के, बाकी जितने भी हैं वो आपके मुल्क में आने को तैयार नहीं। उनके हेड्स ऑफ स्टेट कहते हैं हम इस मुल्क में नहीं आते। पर तो गलतियां हैं ना। चले भूटान, नेपाल और बांग्लादेश तो हम कह देते हैं कि वो भारत के इन्फ्लुएंस पे हैं। अफगानिस्तान का हमारे लिए बहरहाल वो एक शौक है, और उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा डेलिकेटली हैंडल करने की जरूरत है। आसान तरीका के जनाब वो भारत के इन्फ्लुएंस में है। नहीं सर, अगली बात में बताओ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ सार्क की मीटिंग्स होती रही और वाजपेयी साहब आए थे, अगर आपको याद हो 2004 का मेरा ख्याल है यहाँ पे था। जनरल मुशर्रफ साहब भी खटमंडू दाते रहे हैं। जब फौजी हुकूमतें पाकिस्तान में रही हैं तो इंडिया के तल्लुकात हमारे साथ भी अच्छे रहे हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट भी आते रहे हैं, वो मुज़ाकरात भी होते रहे हैं, पीस होते रहे हैं। मुझे इंडियन पॉलिटिशियन से या उनके जमहूरी पसंद लोगों से ये शिकायत ज़रूर है, उनकी पार्लियामेंट हो, उनके पॉलिटिशियंस हो या उनका मीडिया हो, जब यहाँ पे मिलिट्री हुकूमतें आती हैं आप सॉफ्ट हो जाते हैं। आपका ख्याल ये होता है कि शायद मिलिट्री जो है ये इंडिया के साथ दे कैन डू बिजनेस, ये हमारे साथ इंश्योर कर सकते हैं जी कि टेरर कैंप नहीं बनेंगे, ट्रेनिंग नहीं होगी, क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगा। पाकिस्तानी सियासतदान बिल्कुल डम्मी हैं, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये स्टैंड ले सकें या हमारी सेफ्टी इंश्योर कर सकें। इवन इंडियन जो हैं अपने आप को सिक्योर फील करते हैं अगर पाकिस्तान में कोई मिलिट्री हुकूमतें हों। इसलिए जनरल मुशर्रफ के दौर में, अब अगर आप देखें जनरल मुशर्रफ के दौर में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप सबसे अच्छे रहे। 2004 के बाद देखें कोई कहीं पटाखा ही नहीं बजा, ना कहीं पे कोई फायर हुआ है, ना पटाखा बजा है, ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ है। वाजपेयी साहब जब आए थे उसके बाद हमने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, उनका क्रेडिट मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी तंजीमों को बैन किया गया। इन्होंने जो यहाँ पे इल्ज़ाम लगते थे कि शायद टेरर कैंप बनाए, उनको बंद किया गया मुशर्रफ साहब के दौर में। हमारे पॉलिटिशियंस को स्पेस वहाँ से नहीं मिली। जैसे मसलन जो उन्होंने मोदी साहब ने जाती किया नवाज शरीफ साहब के साथ, मैं समझता हूँ जाती उनकी तरफ से है, मोदी साहब की तरफ से। नवाज शरीफ जो हैं तमाम तरह एडवाइस के बावजूद, हारून रशीद साहब हमारे दोस्त कॉलम निगार लिखते रहते हैं कि जनरल कियानी लाहौर गए थे, अभी वजीर आज़म नहीं बने थे ये, और जनरल कियानी साहब आर्मी चीफ थे, इन्होंने जाकर मशवरा दिया था कि हजूर आप वहाँ मोदी साहब की उसमें ओथ टेकन सेरेमनी में मत जाएं। लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब ने एक बोल्ड फैसला किया था, उनके ओथ में गए, वहाँ पर बैठे। उसके बाद मोदी साहब का जाके बांग्लादेश में जाके खिताब करना, मतलब ये कोई नई बात थी, हमें नहीं पता था कि इंडिया ने अटैक किया था और उसमें मक्ती बैनी को उन्होंने ट्रेन किया था। ये कौन सा नया इंकशाफ था जिसको दुनिया को नहीं पता था, मोदी साहब ने वहां बताया। आपने जानबूझ के, मैं समझता हूं उनको थोड़ा ब्लेम लेना चाहिए, आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हुकूमत को कॉर्नर में किया। जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते भी थे कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हों, कोई डील्स होनी चाहिए, कोई पीस होना चाहिए, आपकी एक तकरीर ने बांग्लादेश में खड़े होकर आपने जस्टिफाई कर दिया उन तमाम हाकिश एलिमेंट्स को जो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जंग तो हो सकती है, अमन नहीं हो सकता। सो मेरा ख्याल है मोदी साहब ने जाती की नवाज शरीफ साहब के साथ उनको कॉर्नर किया और कमजोर किया। इवन अभी जो उड़ी में हुआ है उसके बाद जो रिएक्शन रिस्पांस आया है उससे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पहले वीक हैं बेचारे, इनको इससे फुर्सत नहीं मिलती, मजीद वो जाके कोने में लग गए। और अब लगता है कि इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल लीडर जो है उसके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, ना वो कंट्रोल कर सकता है। और लास्टली मैं कहूँ, बात लंबी होगी लेकिन हिस्टोरिकल कंसेप्ट था कि वहाँ इंडिया में भी सेनर एलिमेंट्स है। मसलन मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल पढ़ा था, ये प्रशांत जाह जी बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है उन्होंने, बड़ा खूबसूरत, मतलब उन्होंने एक बैलेंस आर्टिकल लिखा है, बड़ा कम होता है इस वक्त हीट ऑफ इमोशन में लिखा, तो प्रशांत जहाँ ने बड़ा खूबसूरत लिखा है। अभी भी मैं कहूँगा इंडियन मीडिया को और उनको, मतलब कहने तो नहीं साहब हमारी कहाँ चलती है,
कि मोदी साहब जो है, नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ मेरा ख्याल अच्छे होने की कोशिश की है, उनको ये ना दें आप उनको आपको आना चाहिए था, आपको नवाज शरीफ को मजबूत करना चाहिए था, आपको इस्लामाबाद सार्क में आना चाहिए था, खित्ते के लोगों को लेके यहीं बैठ के पाकिस्तान के जो इश्यूज थे, जो आप समझते हैं, आपको डिबेट में लाने चाहिए थे, इन्हें बताने चाहिए थे कि आपकी तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, नहीं होने चाहिए। इस तरह की चीज़ों से मेरा ख्याल है कि खित्ते में कहा जा रहा है क्लासेस में कि हो सकता है खुदा ना खास्ता इससे ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ पैदा हो जाता है। बिगाड़ बहुत ज़्यादा हो गया है और लार्जली मोदी साहब का मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा रोल है कि 25 साल लगे थे 1971 बांग्लादेश के बाद से वो सारे ज़ख्म ख़त्म करने में, और उसमें बहुत बड़ा रोल वाजपेयी साहब का था कि वो लाहौर में आके जब मीनार पाकिस्तान पे गए, उससे ये मैसेज दिया गया था कि जनाब आप जो ये समझते हैं पाकिस्तान कि आप हमें ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ हैं आप, तो वो हम मैसेज देना चाह रहे थे। उसके बाद अडवाणी साहब, हालांकि उनसे बड़ा हौक नहीं था, वो कायदे आज़म के मज़ार पे जाके, और बड़ी तनकीद हुई थी इंडिया में कि जनाब ये अडवाणी कैसे जा सकते हैं, उन्होंने कायदे आज़म के मज़ार पे जाके हाज़िरी दी और उन्होंने भी मैसेज 25 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख्म हील हो रहे थे। इन्होंने दोबारा जाके, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया क्लास साहब ने, कि बांग्लादेश में जाके कहना हाँ क्रेडिट लिया कि जी हमने वो करवाया अगेन, उसके बाद से बलूचिस्तान की बातें करना और फिर ये बात करना कि 4 टुकड़े करने चाहिए, इस तरह की हॉक्स बातें कर रहे हैं। तो वो तमाम पुरानी बातें दोबारा रेज करके, तो जो आम हमारे यहाँ वो हॉक्स को हमने ठंडा हमारे यहाँ इंटरनली कर दिया गया था कि जनाब वो दोबारा वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। और क्योंकि मैं समझता हूँ वो डिलीवर नहीं कर पाए अपने होम फ्रंट पे कि जो उन्होंने विकास, जो डेवलपमेंट का वो मॉडल कह रहे थे, तो वो इस तरफ जा रहे हैं। दूसरा, कश्मीर उनसे मिस हैंडल हुआ। इवन पूरी दुनिया या इवन भारत की इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही कि जो इस वक्त मौजूदा अपराइजिंग है बुरहान वानी से जो शुरू हुई है, हमारा उसमें कसूर नहीं है, वो उनकी अपनी मिस हैंडलिंग है। उसके बाद उरी का उन्होंने हमें सबूत नहीं दिया, इल्ज़ाम लगाया, सबूत नहीं दिया। हैं अभी भी बड़े फ्रिवलेस किस्म के हैं, वरना हमारे यहाँ कम अज़ कम हमारे जैसे लोग मौजूद हैं जो हम कॉन्स्टेंटली अपनी हुकूमत पे एस्टेब्लिशमेंट में तनकीद करते हैं कि जनाब मुंबई में क्योंकि शवाहिद थे आपको एक्शन लेना चाहिए था, वो एक बुरी चीज़ थी। तो हमारे जैसे हम मान लेते हैं, अगर हमें उड़ी का दिखा दें कि जनाब ये है तो हम यकीन करें यहाँ पे हमारे यहाँ इस तरह की मेच्योरिटी आ गई है कि यहाँ के इंटरनली कहते हैं कि जनाब गैर ज़रूरी हम उनकी डिप्लोमेटिक ऑफ कोर्स कश्मीर की और पॉलिटिकल और सबसे ज़्यादा इंसानी लेवल पे बिल्कुल हमायत कर रहे हैं। वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर पे ये जो पैलेट गन्स है बच्चों के साथ जो हो रहा है, हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट चाहे इंडिया की हेल्प कर रही हो, मगर जो इंसानी हकूक़ की पूरी दुनिया के बड़े इदारे हैं, यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी से लेकर सारे कह रहे हैं ज़्यादती हो रही है, उसको छुपाने के लिए ये सार्क हो रहा है, उसको छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए ये MFN स्टेटस, सिंतास मुआहिदा और ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये मिसप्लेस्ड रिएक्शन है, गुस्सा नलायकी किसी और जगह की है, निकाल किसी और जगह नहीं है। ये वो मुल्क इंडिया नहीं लगता जो कि अपने आप को चाहता है कि जी हमें सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, हम बड़े लोग हैं, बड़ा मुल्क है, ये बड़े मुल्क के बड़े काम नहीं है, बचकाना काम है, जिससे मेरा ख्याल इनका इंटरनेशनल स्टेचर बड़ा कमजोर होता है। बिल्कुल, अब ये जो स्टेप उठाया सार्क कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत की वजह से, लेकिन कहा जा सकता है कि किसी मसले का हल नहीं हो सकता। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर PTCL निजकारी के मामले में इत्तसालात पाकिस्तान के 80 अरब रुपए देने से इनकारी क्यों है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, अब कुछ हम बात करना चाहेंगे सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT और टेलीकॉम में PTCL की निजकारी के मामले के हवाले से। ये जो इत्तसालात है, ये पाकिस्तान के 80 अरब रुपए देने से इनकारी है या हम फिर लेने से इनकारी हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसके जो उसको चेयर करते हैं वो हमारे दोस्त शाहिद सैयद साहब करते हैं जी। और ये मेरा ख्याल है कि पहली और आखिरी किस्म की कमेटी नहीं थी जहाँ पे ये सारी चीज़ें आज की गई हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ जो मज़े की चीज़ है, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि ये 2004 में जब हफीज़ शेख साहब जो हैं, ये मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन थे, इन्होंने एक इश्तिहार दिया कि हम PTCL जो है हम इसको फ़रोख्त करना चाहते हैं, 26% इसके शेयर्स हैं और इसका मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो भी उसको दे देंगे। इस पे 18 पार्टियों ने अप्लाई किया
और एक पार्टी के साथ वो डील की गई जिन्होंने सबसे ज़्यादा बोली दी थी कि 2.5 बिलियन हम डॉलर देंगे इसका, जो उसके 26% शेयर थे। 20 जून 2005 को हफीज़ शेख ने इस डील की मंजूरी दे दी और 30 जून 2005 को हुकूमत वो जनाब मुशर्रफ की थी और शौकत अजीज़ साहब जो थे वो सारे उन्होंने मुआहदा कर दिया, हो गया। ठीक है। इनको 1.2 बिलियन डॉलर की उन्होंने पेमेंट कर दी इत्तेसाल ने, पेमेंट हो गई, एग्जीक्यूशन हो गई, सेल्स परचेज इसको एग्रीमेंट कहते हैं, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया। कुछ दिनों बाद उस पार्टी ने इनसे दोबारा रब्ता किया। यहाँ से ट्विस्टिंग शुरू होती है कि इस मुल्क के साथ जिनको हम सर पे बिठाते हैं, जिनको हम कहते हैं खुदा इनको इज़्ज़त देता है, वो आके हमारे साथ क्या हशर करके जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कोई मतलब पैसे तो एक जगह रख देना कि इस मुल्क के जो आप एसेट्स हैं उनके साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। उस पार्टी ने कहा जनाब कि हमें पता चला आपने हमें धोखा किया है। उन्होंने कहा हमने क्या धोखा किया है, ये डॉक्यूमेंट बेस्ड चीज़ है, आपको ये डॉक्यूमेंट चल भी रहे हैं हमारे पास दिखाए थे। उन्होंने कहा जनाब हमें ये पता चला कि आपने हमें महंगा बेच दिया है। उन्होंने कहा बाकी पार्टीज़ ने जो आपको ऑफर्स की थी आपने उससे हमें महंगा बेचा। तो जनाब बोली का क्या मकसद होता है? बोली का मकसद यही होता है कि जो ज़्यादा आपको पैसे दे रहे हैं आप उसी को चीज़ बेचेंगे। इनके काम देखें, इस मुल्क के इन हुक्मरानों ने कैसे लेट डाउन किया कौम को। उन्होंने जो है उसमें फ़र्क जो आ रहा था वो तकरीबन $1 बिलियन के करीब का था। बाकी पार्टी के जो प्राइसेस ऑफ़र की थी वो $1 बिलियन कम थी, इत्तसलात की तकरीबन $1 बिलियन के ज़्यादा थी। हमारे जो शेर के बच्चे बैठे हुए थे और सारे का सारा क्रिमिनल ऑफेंस जो जाता है हफीज़ शेख पे जाता है, शौकत अजीज़ पे जाता है, ये दोनों इन्होंने क्या हरकत की, उनको मशवरा दिया गया। जिसने भी दिया, इन्हीं में से किसी ने दिया होगा कि जनाब हम आपको तरीका वारदात बताते हैं कि आप ये आपको जो नुकसान आपका हुआ है इसको पूरा कैसे करते हैं। उन्होंने जनाब कैसे करते हैं, उन्होंने जनाब हम आपके साथ एक नया मुआहदा करते हैं जिसमें हम ये डाल देंगे कि PTCL की जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनके यहाँ पे दफ्तर हैं, इनकी एक्सचेंजेस हैं, ये आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अच्छा, तरीका वारदात भी बता दिया कि ये हम आपके लिए करेंगे। इस डील के बाद जो पहली हुई 2005 में, 2006 में नई डील की हफीज़ शेख ने, उसमें साइन किया गया कि जनाब जो आपको PTCL की तमाम जायदाद है पाकिस्तान में 26% आप उनको शेयर दे रहे हैं, उसके बदले 334 के करीब जो जायदादें थी, प्रॉपर्टीज़ थी, इन्होंने कहा वो भी ट्रांसफ़र करेंगे। नया एग्रीमेंट साइन किया हफीज़ शेख ने और शौकत अजीज़ ने अप्रूवल दी उसकी। इन्होंने उनको भेज दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था इनको। वो भागना चाहती थी, वो जाना चाहती थी, वॉकआउट करना चाहती थी, चली जाती। आपके पास पैसे आ चुके थे, आप कहते एग्रीमेंट तो वो तोड़े हैं भाई, इत्तसलात आपके साथ ज्यादती करे, आप तो नहीं कर रहे थे, आपने बिडिंग की, उन्होंने जो आपको प्राइस दी, आपको मंजूर किया, आपने दे दी। इन्होंने नया मुआहदा किया। ये जो $800 मिलियन नहीं आ रहे ना, इस मुआहदे की वजह से नहीं आ रहे। इसमें इन्होंने कहा जनाब कि ये प्रॉपर्टीज़ दें। अब इन्होंने प्रॉपर्टी जब उनके नाम ट्रांसफ़र करवानी शुरू की तो पता ये चला सूबों ने कहा जनाब ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ हमारी ज़मीनों पे हैं। इन्होंने यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमारे पैसों से अरबों रुपए की पेमेंट सूबों को की है ताकि इत्तसलात के नाम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हों। ये आपकी निजकारी हो रही है। अल्लाह के फजल से फेवर देने के लिए हमारा तरीका सुने। ये हमारे जो बड़े यहाँ पे ग्लैडिएटर्स बैठे हैं ना, विज़र्ड्स बैठे हुए हैं, बड़े समझदार ब्यूरोक्रेट, ज़कूटा जिन में इनको ऐसे नहीं कहता, ये ज़कूट है इसलिए कि इस मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करते हैं कि आप में से किसी को जरूरत नहीं थी कि रोकते कि सारे गलत कर रहे हैं, मुआहदा हो चुका, रिवाइज क्यों कर रहे हैं इसको, 334 प्रॉपर्टीज आप इनको क्यों दे रहे हैं, 26% शेयर है, डील हुई है, एक मुआहदा हो गया, इंटरनेशनल मुआहदा है उसमें। खैर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेमेंट्स की अरबों रुपए को सूबों को। अब सिर्फ 34 प्रॉपर्टीज रह गई हैं, बाकी सारे उनके नाम हो चुके हैं, इत्तसलात के नाम। हमने अगर दुबई में ली है ना जायदादें, तो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स ने, हफीज़ शेख टाइप ने उनको भी मदद की है कि पूरे मुल्क में 300 से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब वो 34 क्या हैं, वो फौजी इंस्टॉलेशंस हैं बेसिकली, जहाँ पे हमारी आर्मी, क्योंकि उसके जो कम्युनिकेशन के सारे हैं वो आर्मी से रिलेटेड हैं, उनको साफ ज़ाहिर है आपकी सिक्योरिटी है, आपको एक नेशनल आपका स्ट्रेटेजिक आपका एसेट है, फौज भी यूज़ करती है कम्युनिकेशन को। आर्मी ने कहा जी हम तो नहीं देते। उन्होंने कहा जनाब ये 34 नहीं देते तो फिर $800 मिलियन भी हम नहीं देते। 300 प्रॉपर्टीज अपने नाम करा चुकी है जिसके बदले में हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पैसों में से रोजाना टैक्स लगाती है, सूबों को पेमेंट भी कर चुकी है उनके बिहाफ पे। वो 34 का बहाना बना के पिछले 8 सालों से उन्होंने एक टक्का ही नहीं दिया, और वो टक्का बनता है $800 मिलियन। $800 मिलियन मीन कि 500 मिलियन यूरो बॉन्ड हमने लेने के लिए $410 मिलियन का सूद दिया है। $1 बिलियन लेने के लिए अभी हम स्कूप पे जा रहे हैं लेने के लिए, जो अपना पैसा पड़ा हुआ है वो ला नहीं रहे,
क्यों लेंगे? अब यहीं पे आज मैंने कमेटी में देखा है, जो मेरा ख्याल सेनेटर्स ने 2-4 ने अच्छे सवाल किए, उस्मान सैफुल्लाह ने अच्छे किए, वहाँ नसरीन साहबा थी उन्होंने अच्छे किए, बाकी तो मुझे 1-2 और भी उसमें बैठे हुए तो उन्होंने बातें मेरा ख्याल बेहतर की। लेकिन अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी थे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को किसी ने कहा वहाँ पे उन्होंने खतून सेनेटर ने कि जनाब क्योंकि हुक्मरानों की प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे दुबई में, बच्चे भी वहीं पे, आप इसलिए उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते। उन्होंने कहा जनाब मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ज़ुबैर साहब ने कहा ज़ुबैर साहब की प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन ज़ुबैर साहब के जो भाई है ना मुनीर कमाल, उन्होंने गैर कानूनी प्रॉपर्टी वहाँ खरीदी हुई है, अनडिक्लेयर्ड, जैसे इमरान खान की 2 बहनों ने खरीदी हुई है, उन्होंने भी प्रॉपर्टीज ली हुई है वहाँ पे। ऐसे ही मुनीर कमाल साहब भी अगर खुद नहीं उनकी प्रॉपर्टीज, तो उनके जो उनके ब्लड रिलेटिव्स हैं उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टीज लेकर रखी हुई हैं। अब जरदारी साहब के वहीं पे महल हैं। अब समझें ये पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। हफीज़ शेख साहब जिन्होंने मुल्क पे ये सबसे बड़ा ज्यादती की, हफीज़ शेख पे यहाँ पे पर्चा होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, होना छोड़ें, वो तो आपको पता है, हम सिर्फ ये फैक्ट सामने ला रहे हैं। शौकत अजीज़ पे मुकदमा होना चाहिए कि आपने ये एग्रीमेंट कैसे रिवाइज किया, 334 प्रॉपर्टीज़ आपने रिवाइज एग्रीमेंट के तहत आपने कैसे डाली हैं, जिसकी वजह से $800 मिलियन उन्होंने रोक लिया है। आप वहाँ पे जरदारी साहब के वहीं पर ये महल हैं, बिलावल साहब के वहीं पर हैं, साथ में आप देखें हमारे नवाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं अली डार साहब, उनका वहीं पे उनके घर है, उनका बिज़नेस है, डार साहब के बच्चे वहाँ पे बिज़नेस करते हैं। पाकिस्तान के जो हमने आपको फिगर 2,500 से 3,000 हमारे पाकिस्तानियों ने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं। आज उन्होंने कमेटी में ये कहा जी कि अगर हमने इन पर दबाव डाला तो ये रॉयल फैमिली जो है, रॉयल फैमिली की इत्तसलात बिलोंग करती है, अगर हमने दबाव डाला तो 2 मुल्कों के तल्लुकात ख़राब होंगे। सो पूरी कौम से ये गुजारिश है कि दुबई के साथ तल्लुकात बचाने के लिए हमारे हुक्मरानों की कोई जदादें हैं, इनके बच्चे हैं, और हफीज़ शेख साहब आजकल वहीं दुबई में रहते हैं, नौकरी फरमाते हैं, जो यहाँ पे डज लगा के गए हमें। तो लिहाजा इन $800 मिलियन को आप भूल जाएं, ये भी भूल जाएं कि दुबई को तो आप $800 मिलियन की रियायत कर रहे हैं। दुबई ने पाकिस्तान में तो अपनी जगह उन्होंने मोदी साहब के साथ $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के मुआहदे किए हैं। सही आप तो अपने तल्लुकात बायलैटरल बचाएं। हाँ। मैं सिंपली ये कह दूं कि सेनेटर्स जो हैं, मैं जिस तरह की वहाँ प्रोसीडिंग मैंने देखी हैं, बस बेचारे बस ठीक है, क्योंकि मैंने अब जाना होता है, अगर मैं ज़्यादा कोई सख्त बात कह तो किसी दिन मुझे उठा के मुझे पकड़ के वो बहर फेंक देंगे, लिहाजा इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। मैं क्विकली 2 बातें। पहली तो ये जो जिस तरह रऊफ ने भी पिक्चर पेश की है कि सारे वहीं रहते हैं, हमें ये नहीं पता चलता। यहाँ डिलेमा ये है कि हमारी ये ज़ाती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली सऊदी अरेबिया में भी अटैच्ड है, दुबई में भी अटैच्ड है, टर्की में भी अटैच्ड है, हमें यही नहीं पता चलता लंदन में कि इनके ये ज़ाती मफादात हो रहे हैं या रियासत के मफादात हो रहे हैं, ये एक पता ही नहीं चलता। और ये बहुत बड़ा इस वक्त एक डिलेमा है, एक मसला है पाकिस्तान का कि हम दोनों में तफरीक ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये अपने ज़ाती मफाद में किसी को ऑब्लाइज कर रहे हैं या रियासत के मफाद में कर रहे हैं। सॉरी सर, एक छोटी सी करेक्शन बड़ी ज़रूरी है। मैंने कहा था 300 प्रॉपर्टीज थी, बेसिकली 3,148 प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, 3,148 प्रॉपर्टीज थी, जिनमें से सिर्फ 34 रहती है, बाकी 3,000 से ज्यादा उनके नाम और गंभीर बन जाती सूरत हाल। दूसरा, ये जो ज़ुबैर साहब हैं, ये बेचारे शुरू में कहते थे कि यार मैं टेक्नोक्रेट हूँ, मुझसे ना टेक्निकल प्राइवेटाइजेशन का पूछा करें, सियासत मेरा शोभा नहीं है। अभी वो हर चीज़ गंडेरियों से लेके दूध से लेके जो भी सियासत है ना, वो रोज़ बैठे होते हैं प्राइम मिनिस्टर की पैनमा को वो चीज़ों पे डिफेंड करने हैं जिसका उनको पता ही नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब की ज़ाती जायदादों के मतलब है। मेरा ख्याल है उनकी फैमिली को जवाब देने चाहिए। फॉर दैट मैटर ज़ुबैर साहब के साथ जो तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ हैं, उनको भी नहीं पता। बहरहाल वो हर चीज़ में कर रहे हैं। अपनी जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री का ये हाल है, उनसे चल ही नहीं रही कि टोटल आज ही उन्होंने इंसिडेंटली न्यूज़ अखबार में आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। लाया इसलिए गया था, नून लीग का ये प्रॉमिस था कि जनाब 500 अरब रुपए का हमारा सालाना लॉस है, ये जो एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, एसएम जो है इनको कहते हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, कि जनाब ये हम 500 बिलियन का सालाना लॉस कवर कर देंगे। उन्होंने आज अपना क्रेडिट लिया कि 173 अरब रुपए हमने इकट्ठा किया है। इकट्ठा कहाँ से किया है? वो लार्जली हबीब बैंक और OGDCL के जो प्रॉफिटेबल शेयर्स हैं वो बेच के ना, बाकी कोई ना लायकी वो PIA का क्रेडिट लेते हैं। PIA थोड़ी सी अगर बेहतर हुई है तो वो, क्योंकि फ्यूल पेट्रोल की क्राइसिस इतनी नीचे आ गई हैं उसकी वजह से उसकी क्रेडिट नहीं है कि अगर आपने किसी मुल्क से उधार पे जहाज लेके आप चला रहे हैं तो ये कोई इतना बड़ा टर्न अराउंड नहीं है। और स्टील मिल हम सबको पता है कि क्या उसका बुरा हाल हो गया, बैठती जा रही है। सो अपनी प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री तो उनसे चल नहीं रही।
बातें उनसे किसी फील्ड की हो, किसी टीवी प्रोग्राम पे सियासत की, जो कि उनका क्लेम था और मेरा ख्याल सही क्लेम था कि मुझे उसका नहीं पता, वहाँ हर जगह पहुँचते हैं। अपनी प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ना वो चला पा रहे हैं, ना उनसे चल ना वो तस्लीम करते कि उनसे नहीं चल रही है। एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। जिस तरह से क्लासा साहब ने बात की है, मुआहिदे तो ये आंखों में ऐसा लगता है जैसे धूल झोंकने के बराबर है। शायद जाती मफादात को मद्देनजर रखते हुए इत्तसालात से सब कुछ पहले से तयशुदा था। वापस आएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से पंजाब हुकूमत ने किसानों के रिलीफ पैकेज को तशद्दुद पैकेज में तब्दील किया। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद दें। क्लासा साहब, मान लिया दुबई की रॉयल फैमिली से ताल्लुकात हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेतहाशा जायदादें हैं, बच्चे भी वहीं पे हैं, तो क्या सारी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं कि ये पैसे नहीं आएंगे? आज जुबैर साहब आए थे, जब वो पोजीशन में होते हैं तो उनके साथ और स्टांस होते हैं। आज उन्होंने एक नया बमशेल ड्रॉप किया है वहाँ कमेटी में। अल्लाह के फजल से पहले नायब होती थी लॉन्ड्री शॉप, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गई है। पहले वहाँ पे 480 बिलियन रुपीस के IPPs की जो ऑडिट रिपोर्ट हुई थी उसको खुर्शीद शाह साहब और कमेटी ने क्लियर कर दिया था, सेटल कर दिया था। और इसका इंकशाफ कहाँ हुआ? सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा और वाटर एंड पावर ने कहा, हजूर आप किस चीज़ की तहकीकात कर रहे हैं कि हमने IPPs को बगैर ऑडिट कराए, हमने बिलों की वेरिफिकेशन कराए, हमने एक ही दिन में, एक ही घंटे में पेमेंट कराया। उन्होंने कहा क्यों? वहाँ खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो हमें उस पर क्लीन चिट दे चुके हैं कि आप लोगों ने ठीक किया है। बिल्कुल ऐसा। उस पर सलीम मानवी वाला साहब और बाकी चुप कर गए। आज ही हथियार वहाँ पे जुबैर साहब ने इस्तेमाल किया। सर ये नई लॉन्ड्री शॉप खुल गई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वहाँ पे आज क्या इंकशाफ हुआ है? सर उन्होंने जनाब के नायब ने इसकी तहकीकात की थी। बड़ा मोतबर इदारा है भाई, नायब बड़ा मोतबर इदारा है, बड़ा क्रेडिट है, बड़ी साख है इसकी। बिल्कुल। वो फरमाते हैं आज वहाँ पे कि जनाब नायब ने हमें इस डील को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, नायब ने हमें क्लियर कर दिया कि डील बिल्कुल ठीक हुई थी। अगर डील ये ठीक हुई थी, अगर नायब के जो ग्लैडिएटर्स बैठे हैं, सफ़ेद जिन, जकूटा जिन जो इकट्ठे हुए हैं नायब में सारे, इनसे ये पूछें डील अगर सही हुई थी तो फिर उन्होंने पैसे क्यों नहीं दिए आपको? ये बात इफ द डील वाज राइट तो फिर $800 मिलियन कैसे रुक गया? रिवाइज कैसे एग्रीमेंट हुआ है? आपने बिडिंग करवाई, आपने पैसे कराए, फिर बैठ के आपके 3,500 जो प्रॉपर्टीज आपने अटैच कैसे कर दी? और उनमें से जो आपको मैं लेटेस्ट फिगर बता दूं ज़रा, जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसमें ये डॉक्यूमेंट देखें ज़रा। टोटल PTCL की प्रॉपर्टी जो थी 3,248 टोटल प्रॉपर्टीज जो बाद में अटैच की गई हैं कि ये उनको देंगे, और 26% शेयर है, ये जहन में रखिएगा। 74 अभी भी हुकूमत पाकिस्तान के पास भी 74 था, तो 26% के हिसाब से प्रॉपर्टीज देते आप। ये मेरे जैसे एक नलायक आदमी को भी बात समझ आती है कि 26% अगर आप शेयर आप बेच रहे हैं तो 26% उनको देना प्रॉपर्टीज, आपने 100% कैसे अटैच कर दिए? ये क्रिमिनल ऑफेंस काफी था। ये नायब के जकूटा जी नगर जो बैठे हुए थे कि ये सवाल ही पूछा जा सकता था कि तुमने 100% प्रॉपर्टीज क्यों दिए जब 100% शेयर ही नहीं बेचे गए, सिर्फ 26% बेचे। अच्छा, 3,248 प्रॉपर्टीज में से 3,212 ये चली गई हैं, ट्रांसफर हो गई हैं। सिर्फ 33 प्रॉपर्टीज़ हैं। उन्होंने कहा जनाब, वो कहते हैं ना कि वो कुत्ता कुएं वाला हिसाब है। उन्होंने कहा जनाब ये 33 प्रॉपर्टीज़ जो हैं जब तक ये नहीं हमें मिलेंगी हम तो $800 मिलियन नहीं देते। अगला सोल्यूशन एक और आया, उन्होंने जनाब ऐसे करें 33 में ये प्रॉपर्टीज़ की कीमतें जो है मार्केट की करवा लेते हैं, ये पैसे आप डिडक्ट कर लें, बाकी तो दे दें। वो भी नहीं दे रहे, इम्तिहानी हो गई क्लासेस। और नायब कहता है, जो जकूटा जिन बैठे हुए हैं नायब के, कहते जी इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट भी नहीं है। और भाई कैसे एलिमेंट नहीं है? पहला सवाल तो ये कि तुम लोगों ने इसको रिवाइज कैसे किया एग्रीमेंट को। दूसरा सवाल कि 20% अब 26% शेयर आपने बेचे हैं, 100% प्रॉपर्टीज कैसे दे रहे हैं? अब 26% दें। ये 3200 का 26% जितनी भी बनती हैं आप वो दें उन्हें, 70, 80, 100 जितना भी बनता है, या 200 बनता है, या 1000 बनता है, वट एवर, आपने ये बैठ के क्रिमिनल ऑफेंस है। और नायब को मुबारकबाद दें, इस मुल्क में लॉन्ड्री शॉप बन गई है। जिनको डरना चाहिए था नायब से, जिन वजीरों को, जिन अफसरों को, वो अब इनका नाम लेके कमेटी के लोगों को डराते हैं कि जनाब नायब ने हमें क्लीन चिट दे दिए। सो नायब को कर दें बंद। ये सफ़ेद नीला पीला हाथी जो आपने यहाँ पाला हुआ है, ये आजकल इस्तेमाल हो रहे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और नायब, जिस कमेटी में चले जाएं वो कहते हैं नायब ने हमें क्लियर कर दिया, वो चले जाएं वो कहते हैं PSC ने हमें क्लियर कर दे। आप अभी भी पूछ रहे हैं कि कुछ होगा, होना कुछ भी नहीं। जी आमिर साहब, मेरा किसान वाले इस पे तो हो गया, मेरा किसान वाले पे चले जाते हैं कि वो थोड़ा टाइम रह गया है कि आज इतनी तकलीफ दे ये, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे ज़राती अभी भी हम मुल्क हैं, और यहाँ पे अभी भी जो है ना 40-50 बल्कि 70% जो
लेबर फोर्स है वो ज़राअत या ज़राअत से रिलेटेड इंडस्ट्री से मुंसलिक है। तो ये पाकिस्तान का नौकरियों के हवाले से सबसे बड़ा सेक्टर है और हम इस पर डिपेंड करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से भी कपास और चावल और बाकी चीज़ें ज़राअत से रिलेटेड जो आती हैं उससे ज़रिए ये मुल्क चल रहा है। और हालत ये होती है कि उनका कोई नुमाइंदा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और आज वो जब लाठियाँ खा रहे थे बेचारे, कोई उनका वाली वारिस जिसे कहते हैं ना, कोई नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। और ये बड़ा ही एक रेगुलर फीचर हो गया है कि किसान जो इनका सपोजिटली असूली तौर पर जिनके 50% नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर जो हैं, कहने को वो ज़राअती इलाकों से आते हैं, तमाम छोटे शहरों के साथ मुंसलिक ज़राअती इलाका होता है, मगर वो उनके नुमाइंदा कोई एक साथ नहीं खड़ा होता, कोई उनकी बात नहीं करता। और ये डिक्लेयर्ड इस वक्त पोजीशन है कि इस दफ़ा हमारी ज़राअत जो है वो माइनस में गई हुई है, कपास की फसल बिल्कुल तबाह हुई हुई, चावल के मसाइल हैं। और अनाउंस किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने इतने इश्तिहारात चलते हैं उसके ऊपर टीवी पे कि जनाब 300 बिलियन का किसान पैकेज, वोट लेने के लिए भी सबसे पहले किसान ही याद आता है ना। 40 बिलियन उनको सिर्फ पेमेंट हुई हुई है और जो बाकी इतलाएं आ रही हैं जो जा भी रहा है वो बड़े ज़िम्मेदारों को ज़्यादातर जा रहा है, छोटों को बिल्कुल नहीं जा रहा। उनको ना बिजली मिल रही है ना उनको फर्टिलाइज़र के, उनके हालांकि अनाउंस कर देते हैं मगर वो नहीं आता कपास के। तो वो बेचारे तकलीफ दे था, लाठियाँ खा रहे थे, पुलिस वाले बुरे हालात थे उनके। और ये पूरे मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा असूली तौर पे इशू ये होना चाहिए। और उस पर क्या करे, जितना रोल है इंडिया में, याद रहे कि उन्होंने ये कहा कि जनाब हम ग्रोथ 6-7% भी ले लें अगर, मगर इससे हमारी जो मसाइल बेरोज़गारी के नहीं हल होते, बेरोज़गारी के तब मसले हल होंगे, हमारे सोशल एनवायरनमेंट के मसले तब होंगे अगर हम अपनी ज़राअत ठीक करेंगे। तो उन्होंने एक ह्यूज पैकेज, ये 300 बिलियन वाला बड़ा छोटा पैकेज है, ह्यूज पैकेज जो है ना इंडिया में उन्होंने किसानों के नाम पे किया। हालांकि हमारे से पहले ही वो बड़े बेटर ऑफ हैं कि उनके यहाँ पंजाब में, इंडियन पंजाब में फॉर एग्जांपल बिजली सस्ती है, मुफ्त है, और फर्टिलाइज़र और बाकी चीज़ें भी सब्सिडाइज मिलती हैं। उसके बावजूद यहाँ पे उनका जो सबसे बड़ी लॉबी होनी चाहिए थी उनकी कोई लॉबी नहीं है, गरीब आदमी की कोई लॉबी नहीं है। यहाँ सीमेंट की लॉबी है, चीनी की लॉबी है, वो कार्टेल्स की हम खबरें देते रहते हैं, नई लॉबी है तो गरीब किसान की लॉबी। हालांकि किसान से वोट भी सबसे पहले मांगते हैं क्लासा साहब, हुकूमत में आने के लिए सबसे पहली आवाज़ ही किसानों की होती है। कि नवाज शरीफ साहब लोधरा गए थे जब जहांगीर तरीन साहब का इलेक्शन हो रहा था, 2.5-3 अरब रुपए का ऐलान कर रहे थे, अभी तक नहीं वहाँ पहुँचे पैसे और ना पहुँचेंगे, ना अपनी जेब से नहीं देने थे इन्होंने। भाई किसान का इलाका रूरल एरिया, हालांकि अगर एनएफसी की बुनियाद पे देखा जाए लोधरा जैसे डिस्ट्रिक्ट को उसको 5 बिलियन रुपीज़ कम से कम, मैं उस पर जा किसी दिन इस पर भी बात करेंगे, लोधरा का शेयर हर साल पंजाब के बजट में से जो एनएफसी से पैसा लेके जाता है पंजाब, 36 डिस्ट्रिक्ट में से लोधरा का हर साल का इसका शेयर बनता है 5 अरब रुपए। ये मिनिमम बता रहा हूँ, 5 अरब रुपये उनका हक बनता है कि उनको हर साल मिलना चाहिए, बाकी भी मिलना चाहिए उनको डिस्ट्रिक्ट को, किसी दिन हम बात करेंगे। उसमें से भी 2.5-3 अरब रुपया एहसान करके अनाउंस किया और 1 टक्का इनको नहीं मिला, ना मिलेगा। साउथ के पास आपको पता है सराय के इलाकों में वैसे ही उन्हें पसंद नहीं है कि वहाँ पे कोई रेड़ा, कोई ईंट, कोई वहाँ पे सीमेंट बिजली लग जाए। एक चीज़, ये कल कौमी असम्बली में सारे एक रिपोर्ट पेश हुई है, हमारे मीडिया को ज़रा कुछ टाइम मिले ना, ज़रा पाक भारत जंग कराने से तो कुछ और चीज़ें देखना जो इस मुल्क के मसाइल रियल इशूज़ हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट्स के किसानों को अभी तक किसान पैकेज नहीं मिला। ये कल की रिपोर्ट है, ये यहाँ पे बताया गया सर, ये मैं नहीं कह रहा। अब कल को कहें जी गलती से लिख दिया था, तो वो टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, उनके ज़िम्मे। हम वो बता रहे हैं जो रिकॉर्डेड चीज़ वहाँ पे पेश की गई है कि 33 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ पंजाब के, उनको कोई पैसे नहीं मिले। हाँ, कुछ को मिले हैं जैसे आप कह रहे हैं, कुछ को रईस वालों को मिलने थे, दीगर को मिलने थे। एक नया ट्रेंड है यहाँ पे हमारी अर्बन एलीट का कि किसानों पर टैक्स लगाओ। ये बात भूल जाते हैं बिल्कुल मुख्तसर कि 60% से ज़्यादा आपके लोग उसमें रहते हैं वहाँ इलाकों में। अगर ज़मींदार बड़ा भी है, फ्यूडल भी है बेशक, उसने बहुत बड़ी लेबर फोर्स को एंगेज किया हुआ है जिसको वो वहाँ से उसी इनकम में से नौकरियाँ भी देता है, उनको फर्दर उन्होंने वहाँ पे रोज़गार दिए हुए हैं। फिर अर्बन एलीट जो है ना, फिर देहातों में ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, ना वहाँ पे रोड टू फार्म मार्केट्स बनती हैं, ना एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, ना आप वहाँ पे इनको जॉब्स देते हैं, ना इनका कोटे हैं वहाँ पे। जो छोड़ा मोड़ा कुछ उन्होंने एंगेज किया है ना लेबर को, अगर वहां पे टैक्सेस आपने लगाने शुरू किए, ये मोस्टली उठ के आपके शहरों में आएगी। ये जो आपकी लेबर फोर्स है और शहर फटेंगे, शहर फट रहे हैं, इंसेंटिव हो रहे हैं कि वहां इंसेंटिव नहीं है, सारे यहीं आ रहे हैं। ये जो हमारी अर्बन एलीट का नारा है ना, बड़ा एक फैंसी टैक्स करो, इनकम टैक्स करो एग्रीकल्चर को, हजूर 60-70% लेबर फोर्स अभी भी देहातों में एंगेज है इसी एग्रीकल्चर में, लगाएं टैक्स,
लोग जॉबलेस होंगे वहां पे, उसके बाद शहरों की करेंगे और फटेंगे जो फट रहे हैं। 55% जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो उनको भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में हम देखते हैं, हम साया मुल्क को फॉलो तो किया जाता है, जो किसान पैकेज के हवाले से थोड़ा सा उसको भी फॉलो कर लें। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।